हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, नवंबर में ये अनुमानित है कि आपका टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, और इसको देखते हुए हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें स्टूडेंट हम वन डे में वन टॉपिक कवर करेंगे और अगले दिन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं MCQ उसको सॉल्व कराएंगे। तो क्लास 10th में जो फर्स्ट जो लेसन है रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग तो 5th लेसन है, या रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग जो है वो है लाइफ प्रोसेस। यानी 10th का जो फर्स्ट लेसन है वो लाइफ प्रोसेस, और उस लाइफ प्रोसेस में जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट भी पढ़ना है और न्यूट्रिशन इन एनिमल भी पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या होता है। स्टूडेंट, हम ये पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन को डिफाइन किया जाता है कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करता है, इनटेक करता है इनसाइड देयर बॉडी। वो किसके लिए? तो उसको यूज करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, और उस एनर्जी का यूज करके ये अपनी लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। न्यूट्रिशन का एक बहुत ही ग्रेट रोल है, इम्पोर्टेंस रोल है। बॉडी को अगर हेल्दी और लंबे समय तक अगर जीना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यूट्रिशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड in case of animal, while the process of making of food in case of plant is called nutrition। अब न्यूट्रिशन में हम लेते क्या है? तो डियर स्टूडेंट, न्यूट्रिशन में हम लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स चाहे हम वेजिटेबल्स लें, वो न्यूट्रिएंट्स चाहे हम फ्रूट से लें, वो न्यूट्रिएंट्स चाहे हम ग्रेन से लें, वो न्यूट्रिएंट्स चाहे हम फ्लैश से लें। लेकिन इन्हीं सब मटेरियलों से हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशंस में क्या क्या ईट है करते हैं हम, और जो हमारे बॉडी के लिए क्या है ज़रूरी है। पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूट्रिएंट क्या है ये जानना ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रिशन को जानना चाहते हैं, पहले जानिए कि न्यूट्रिएंट क्या है। तो न्यूट्रिएंट वह सब्सटेंस है जो फूड में पाया जाता है, या एक ऐसा सब्सटेंस है न्यूट्रिएंट जो फूड में पाया जाता है, और ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शन पूरी डे के लिए, यानी प्रतिदिन हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, यानी हमें प्रतिदिन सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन को ऐसा डिफाइन किया जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट को ऐसा डिफाइन किया जाता है। तो न्यूट्रिएंट, अब ये जो न्यूट्रिएंट है डियर फ्रेंड, वो फ्रूट हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, या जो मिल्क हो सकता है। ये सब जो है फूड है, और इनमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट पाए जा सकते हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनका बॉडी में अलग अलग रोल। एक वाटर भी है जो एक न्यूट्रिएंट मटेरियल की तरह हमारे बॉडी में वर्क करता है, और ये डिजॉल्व करता है न्यूट्रिएंट को बॉडी में। साथ ही साथ ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करता है, तथा बॉडी की टेम्परेचर को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है डियर स्टूडेंट, वो है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स का जो हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल है वो नए टिश्यू का फॉर्मेशन करना, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, जो हमें जर्म से लड़ने में हेल्प करता है, एंजाइम का फॉर्मेशन करना, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना, और कुछ अदर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करना। इसके अलावा अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करने का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है फैट्स, और फैट्स हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ फैट जो है एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है, जो हमें लो टेम्परेचर कंडीशंस में बचाता। इसी तरह विटामिन्स भी हैं,
यह भी विटामिन्स भी एक न्यूट्रिएंट है जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे बॉडी के प्रॉपर रूप से ग्रोथ के लिए अणु, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ साथ मिनरल्स भी हैं जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट के रूप में यूज किए जाते हैं। और इन मिनरल्स का काम क्या है, ये बोन के फार्मेशन में, टीथ के फार्मेशन में, मसल्स के फंक्शन में, नर्वस सेल्स के एक्टिविटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये पाए जाने वाले टोटल न्यूट्रिएंट है डियर स्टूडेंट, अगर इनको डिवाइड किया जाए तो इनको मेजरली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक को कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में अंतर क्या है, जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जो हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो ग्रेन है, जो इनको हमें लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए, और इसी के साथ जो फ्रूट और वेजिटेबल से हमें मिलने वाले मिनरल्स और विटामिन हैं उन्हें हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। आइए जानते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट हैं, जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स हो सकते हैं, जैसे मिनरल में जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है। इसके साथ विटामिन हो सकता है, जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन 12 है, तो ये सब हो सकते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, फैट होता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें के अंतर्गत आते हैं। और डियर स्टूडेंट, आपसे मैं एक और बात बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो आधारित PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें, नारायण, फुल लिखिएगा नारायण बायोलॉजी क्लासेस, पूरा फुल फॉर्म लिखिए, नारायण बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 10th, और वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग टाइप्स के जो हैं माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए चाहिए, ये आपको PDF मटेरियल में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्यों हमें बॉडी को सर्वाइवल के लिए क्यों न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, क्यों न्यूट्रिशन या डाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं अच्छे से तो आपको अच्छे डाइट लेना पड़ेगा, वीक अगर नहीं रहना चाहते। साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव और हेल्थी रहने के लिए, ये हेल्थी रहने के लिए भी क्या है, ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यह हेल्प करता है, बॉडी वेट को हेल्प करता है। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग करता है, न्यूट्रिएंट या जो न्यूट्रिशन है। डेली हम जो एजिंग जो हमारी आती है, बुढ़ापा आता है, उसको थोड़ा लेट से बुढ़ापा लाता है, क्योंकि अगर हम समय से न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन टेक करते रहें, ये हमें एनर्जी देता है जिससे हमें कोई वर्क करने में आसानी होती है। इसके साथ साथ ये जो न्यूट्रिएंट है ये हमारी जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, जैसे अस्थमा है, इन सब डिजीज़ को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी को और माइंड को पॉजिटिव रखता है। इसके साथ ये हमारी फोकस, कंसंट्रेशन पावर को डेवलप्स करता है, और ये हमें सब हेल्थी डाइट की वजह से होती है, जिससे हमें अपना लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लंबे समय तक जीवित रह सकने में भी ये हेल्प करता है। इसलिए न्यूट्रिशन बॉडी को क्या है, ज़रूरत है। अगर बात करें न्यूट्रिशंस की टाइप्स के, तो डियर स्टूडेंट्स जो न्यूट्रिशंस हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक्स और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन में डियर स्टूडेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। किससे, तो इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हुए वो ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉप के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक मटेरियल का इनटेक करते हैं। मतलब ये अपना भोजन हेटेरोट्रॉप्स नहीं बना पाते हैं, जबकि ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अगर ऑटोट्रॉप्स को देखा जाए तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक फोटो ऑटोट्रॉप्स, जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और ये कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और एक होता है कीमोट्रॉप्स, जो कीमोसिंथेसिस के थ्रू यानी केमिकल को ऑक्सीडाइज करके उससे प्राप्त हुए एनर्जी से अपना सर्वाइवल ये मेंटेन कर लेते हैं। अगला है, अगर हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में जानें, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कितने टाइप्स का
होता है डियर स्टूडेंट, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। एक होता है कंज्यूमर कहिए, होलोजोइक्स कहिए, एक डेट्रीवर्स कहिए, एक सेप्रोफिटिक्स कहिए, एक पैरासिटिक्स कहिए। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो मेनली आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशंस के बारे में। प्लांट में न्यूट्रिशंस कैसे होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, प्लांट में तो पहले न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनमें ऑटोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये आता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रोसेस करते हैं डियर स्टूडेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में डियर स्टूडेंट ये क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट है इस सन की लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है जो कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो होता ही होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए ये क्या बना देते हैं, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर इस इक्वेशंस देखा जाए फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए। पहले तो फोटोसिंथेसिस में डियर स्टूडेंट एक हमें वाटर चाहिए, एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये हमें इंग्रेडिएंट के रूप में चाहिए, साथ ही साथ क्लोरोफिल्स चाहिए। अब कुछ अदर न्यूट्रिएंट भी चाहिए, जैसे कि अदर न्यूट्रिएंट भी रहना जरूरी है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए या कैटालिस्ट के रूप में वर्क करने के लिए अदर न्यूट्रिएंट का रहना भी जरूरी है, जिसके फलस्वरूप ये ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं। या तो ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज हो सकता है या फ्रक्टोज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और ऑक्सीजन बना देते हैं। तो इंग्रेडिएंट के रूप में इन्होंने यूज क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट को, और प्रोडक्ट के रूप में इनको मिला क्या, ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अगर अच्छे से देखें तो होता क्या है कि जो मिनरल्स हैं और वाटर्स हैं प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये वाटर्स और मिनरल्स कहाँ पे जाता है, लीफ के पास जाता है। लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और ये कैप्चर करके इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इसमें शुगर और ऑक्सीजन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है इसमें ग्रीन प्लांट्स के अंदर। अगर थोड़ा और डिटेल में हम स्टडी करें तो पहले हम लीफ की स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे कि लीफ्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और फिर देखेंगे लीफ के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम पाए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहले जानते हैं लीफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लीफ जो है स्टेम से अटैच्ड होता है इसके द्वारा, तो ये अटैच होता है एक्सिल या लीफ बेस के द्वारा अटैच होता है ये लीफ से, या एक तरह से हम कहें पेटियोल्स के द्वारा ये लीफ जो है स्टेम से अटैच होता है। लीफ में एक मोटी सी खाँच होती है जो अंदर की तरफ पाई जाती है जिसे हम ड्रिप्स कहते हैं, और फिर इससे छोटे छोटे खाँच ऐसे निकले होते हैं जिसे वेन्स कहते हैं। फिर इस वेन से छोटे छोटे खाँच निकले होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर्स है। अगर इसका टीएस काटे लीफ का, अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप टीएस काटेंगे तो लीव्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल्स पाई जाती हैं, फिर एपिडर्मिस पाई जाती हैं, फिर पॉलीसेट पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा, यानी 2 टाइप की मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। इसी के बीच बीच में जो स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स के बीच बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं। तो ये लीफ के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। कुछ एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड होकर गार्ड सेल यानी कि स्टोमेटा का फॉर्मेशन कर देती है। ये लीफ का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स है। ये लीफ का अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट, ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं लीफ सेल्स, लीफ के अंदर पाए जाने वाले सेल्स और जाइलम और फ्लोएम वगैरह क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। अगर इस वीडियो आधारित PDF मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी टेलीग्राम ऐप पर जाए, सर्च करें नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस एन शर्मा फॉर क्लास 10, और वहाँ पर आपका इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल्स जो है डियर स्टूडेंट पाया जाता है। पहले हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट देखा जाए तो 2 लेयर मेम्ब्रेन से कवर होता है, बना होता है। एक आउटर लेयर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर लेयर मेम्ब्रेन होता है। अगर इनर लेयर मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसे स्टोमा कहते हैं, और इसी फ्लूइड फिल्ड स्पेस में एक के ऊपर एक कुछ सिक्के की भात
एक स्ट्रक्चर लदी होती है जिसे हम थैलाकोइड्स कहते हैं, और पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इस ग्रेनम में थैलाकोइड के अंदर जब आप टीएस काटेंगे तो कैविटी पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेंस कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एक इसका क्लोरोप्लास्ट है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखें डियर स्टूडेंट, तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक जो स्टेप्स है फोटो स्टेप्स का वो लाइट रिएक्शंस है, और डियर स्टूडेंट जो लाइट रिएक्शन है वो सनलाइट की उपस्थिति में होता है, और इस लाइट रिएक्शंस में वाटर जो है इसका स्प्लिटिंग होता है, यानी वाटर टूटता है ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन बनता है और ये स्टोमेटा के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसी लाइट रिएक्शंस में एटीपी और NADPH का भी फॉर्मेशन होता है, और ये एटीपी और NADPH कहाँ चले जाते हैं, डार्क रिएक्शंस में, और ये डार्क रिएक्शन जो होता है कि स्टोमा में होता है, जबकि लाइट रिएक्शंस कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। वहाँ पर ये जो एटीपी और NADPH है इनका यूज करके ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं वो डार्क रिएक्शन में एक साइकिल चलता है जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं, और फिर ग्लूकोज यानी स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए होता एक्चुअली होता क्या है, ये लीफ के अंदर पाया जाता है क्या, स्टोमा और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्टोमा। तो ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन और स्टोमा में होता है डार्क रिएक्शन। जब ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है तो वाटर का स्प्लिटिंग होता है लाइट की उपस्थिति में, उसी को फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ इसमें 2 रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर भी बनते हैं, एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है जो केल्विन साइकिल्स में चले जाते हैं, और वहाँ पर इन एसिमिलेटरी पावर का यूज होता है। तो वहाँ पर जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो डार्क रिएक्शन में ये पहुँचता है केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल में ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। यहाँ पर कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कौन मेंटेन करता है, एटीपी और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बनता है वहाँ यहाँ मेंटेन करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल का टूटना ही क्या बोला जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। तो वाटर है ये टूट जाता है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन वाटर के जब टूटते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये लाइट रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, उसको कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ये है लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है, CO2 का लेवल है और टेम्परेचर है, ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। अगर हम लाइट इंटेंसिटी देखें तो डियर स्टूडेंट इस एक्सिस पर देखिए लाइट की इंटेंसिटी यानी फोटोसिंथेसिस का रेट दिखाया गया है, और इस एक्सिस पर लाइट की इंटेंसिटी दिखाई जा रही है। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद हम लाइट की इंटेंसिटी तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। यानी अब कितना भी आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाइए लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ने वाला नहीं है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सेचुरेशन पॉइंट पे चला जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि लाइट बढ़ाने पे पहले तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने में पहले तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन जब लाइट अपनी फुल इंटेंसिटी पे चला जाता है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और फिर वो फोटोसिंथेसिस उसी रेट से होता है, फिर बढ़ता नहीं। अगर बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी तो सेल डैमेज भी हो सकते हैं। अगला है जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देखें, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, यहाँ देखिए कम है तो कम हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो रहा है, फिर बढ़ाइए फिर ज़्यादा, यानी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आ रहा है कि आप जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि सभी के सभी एंजाइम्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करती हैं प्रोडक्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो गई हैं, सेचुरेट हो जाती हैं, और इसलिए उसके बाद कितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जाइए फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर का भी फोटोसिंथेसिस पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। अब इसका अगर टेम्परेचर मान लीजिए आपने बढ़ाया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, फिर आपने बढ़ाया फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है
लेकिन उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते गए लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होने लगती है। और ज़्यादा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ देखिए टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने लगा, डिक्रीज करने लगा, कम होने लगता है। तो इसलिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर, वो एक लिमिटेड यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही बढ़ता है। उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो आपने देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो किन किन फैक्टर से डियर स्टूडेंट इफेक्ट होता है, तो लाइट इंटेंसिटी से इफेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन से और टेम्परेचर से।